देखो आज हम लोग क्या पढ़ने जा रहे हैं, सिविक्स। सिविक्स का सिविक्स 10th का सोशल साइंस में पढ़ना हम लोग को सिविक्स, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सिविक्स, इकोनॉमिक्स। एक है आपदा प्रबंधन जो ज्योग्राफी में ही आता है। हम लोग पढ़ने जा रहे हैं सिविक्स। सिविक्स का जनक कहा जाता है बेंजामिन फ्रैंकलिन को। बेंजामिन फ्रैंकलिन को सिविक्स का जनक कहा जाता है बेंजामिन फ्रैंकलिन को। सिविक्स में 10th के सिविक्स में बहुत सारे चैप्टर है, 6-7 चैप्टर है। जो पहला चैप्टर है लोकतंत्र में सत्ता में सरकारी, ये डायरेक्ट लिख सकते सत्ता में सरकारी। ठीक है, लोकतंत्र में सत्ता में साझेदारी। तो पहला शब्द आ रहा है लोकतंत्र। तो लोकतंत्र है क्या, लोकतंत्र। लोक का अर्थ होता है लोक यानी जनता, तंत्र का अर्थ होता है शासन। तंत्र का अर्थ होता है शासन, लोक का अर्थ होता है जनता या आम लोग, हम लोग यानी इसमें किसका शासन होगा, जनता का शासन होगा। लोकतंत्र, तो लोकतंत्र कहने का अर्थ है लोकतंत्र मतलब लोगों का शासन यानी जनता का शासन, आम आदमी का शासन, रिपब्लिक। ठीक, तो लोकतंत्र को अंग्रेजी में कहते हैं डेमोक्रेसी। लोकतंत्र को अंग्रेजी में डेमोक्रेसी कहते हैं। डेमोक्रेसी दो ग्रीक शब्दों के मिलने से बना है, डेमोस तथा क्रेसिया। डेमोक्रेसी दो शब्दों के मिलने से बना है, कौन कौन, डेमोस तथा क्रेसिया। डेमोस का अर्थ होता है जनता और क्रेसिया का अर्थ होता है शासन। डेमोस का अर्थ जनता और क्रेसिया का अर्थ होता है शासन, यानी कि कह सकते हैं जिसमें हम लोग जनता का शासन जिसमें होगा ना वो कहलाएगा डेमोक्रेसी। तो डेमोक्रेसी दो शब्दों को मिलने से बना डेमोस तथा क्रेसिया। ग्रीक शब्द, पहला ग्रीक शब्द डेमोस, दूसरा क्रेसिया। डेमोस का अर्थ था जनता, क्रेसिया का अर्थ था शासन, अर्थात जनता का शासन ही लोकतंत्र कहलाता है। जनता का शासन ही लोकतंत्र कहलाता है। अमेरिका के राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन जी कहते हैं कि लोकतंत्र जनता के लिए जनता के द्वारा चलाया गया शासन है। 1 नंबर ऑब्जेक्टिव में आती है यहाँ से। लोकतंत्र जनता के लिए जनता के द्वारा चलाया गया शासन है। लोकतंत्र जनता के लिए जनता के द्वारा चलाया गया शासन है। कौन कहते हैं, अमेरिका के राष्ट्रपति उस समय राष्ट्रपति कौन थे, अमेरिका के राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन। अब्राहम लिंकन, ठीक। और अमेरिका में लोकतंत्र 1789 में स्थापित हुआ था। अमेरिका में लोकतंत्र 1789 में स्थापित हुआ था, यानी कि लोकतांत्रिक देश अमेरिका कब बना, तो 1789 में। उसी समय यानी कि भारत से बहुत पहले ये लोकतंत्र हो गया था, लोकतांत्रिक, ठीक, रिपब्लिक। अमेरिका में लोकतंत्र कब स्थापित हुआ था, 1789 में। लोकतंत्र जनता के लिए जनता के द्वारा चलाया गया शासन है। कौन बोले थे, अब्राहम लिंकन, जो अमेरिका के राष्ट्रपति थे, है नहीं थे, ठीक ना। तो लोकतंत्र जनता के लिए जनता के द्वारा चलाया गया शासन है, ठीक है। और इसमें पहला चैप्टर में आ जाता है सत्ता में साझेदारी।
लोकतंत्र की सत्ता में साझेदारी। तो लोकतंत्र सबसे पहला आ रहा है लोकतंत्र। लोकतंत्र ये दो शब्दों के मिलने से तो बना है, लेकिन लोकतंत्र के दो भाग भी है जो कहलाते हैं प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष लोकतंत्र। लोकतंत्र को दो भागों में बांटा गया, प्रत्यक्ष लोकतंत्र और अप्रत्यक्ष लोकतंत्र। प्रत्यक्ष लोकतंत्र और अप्रत्यक्ष लोकतंत्र। प्रत्यक्ष लोकतंत्र में क्या होता है कि स्वयं भाग लेती है, और अप्रत्यक्ष लोकतंत्र में होता है कि जनता के द्वारा चुने गए प्रतिनिधि भाग लेती है। ठीक है, इसमें जनता स्वयं भाग लेता है प्रत्यक्ष लोकतंत्र में, और अप्रत्यक्ष लोकतंत्र में है कि जनता के द्वारा चुना गया प्रतिनिधि भाग लेता है। इसमें कौन भाग लेता है? अप्रत्यक्ष में जनता के द्वारा चुना गया प्रतिनिधि। जो भारत में अप्रत्यक्ष लोकतंत्र है, भारत में अप्रत्यक्ष लोकतंत्र है, जबकि अमेरिका में प्रत्यक्ष लोकतंत्र है। अमेरिका में प्रत्यक्ष लोकतंत्र है और भारत में अप्रत्यक्ष लोकतंत्र है। तो प्रत्यक्ष लोकतंत्र, तो लोकतंत्र में वह शासन प्रणाली जिनके शासन कार्य में जनता स्वयं भाग लेती हो, जनता स्वयं भाग लेती हो। ठीक है, लोकतंत्र में वह शासन प्रणाली जिनके शासन कार्य में जनता स्वयं भाग न लेकर जनता स्वयं भाग न लेकर इसके द्वारा चुने गए प्रतिनिधि भाग लेते हैं। चुने गए प्रतिनिधि, चुने गए प्रतिनिधि भाग लेते हैं। ठीक है, इसमें जनता स्वयं भाग लेगी और इसमें जनता के द्वारा चुने गए प्रतिनिधि भाग लेंगे। तो इतना जिसको उतारना है शॉर्टकट में या फिर समझ कर वो उतारे। एक बात और, हम बताएं कि अमेरिका में 1789 में लोकतंत्र स्थापित हुआ था, तो भारत में 26 जनवरी 1950 को, भारत में 26 जनवरी 1950 को लोकतंत्र स्थापित हुआ था। भारत में लोकतंत्र 26 जनवरी 1950 को स्थापित हुआ था और अमेरिका में 1789 में। चलते हैं क्वेश्चन पे जो एग्जाम में अरेंज होता है। सबसे पहला क्वेश्चन है कि जाति किसे कहते हैं? प्राचीन काल में जातियों की संख्या कितनी थी? ठीक है, जाति किसे कहते हैं और प्राचीन काल में जाति की संख्या कितनी थी? ठीक, तो काम के आधार पर आधारित वर्ण व्यवस्था, काम के आधार पर आधारित काम के आधार पर आधारित वर्ण व्यवस्था जाति कहलाती है। ठीक है, मतलब कहने का अर्थ हुआ जो प्राचीन काल में लोग जो काम करते थे ना, वो उसी जाति के लोग कहलाते थे। जैसे कोई आदमी लोहा वाला काम कर रहा है तो वो लोहार कहलाएगा, कोई लकड़ी वाला काम कर रहा है तो बढ़ई कहलाएगा। ठीक है, कोई सेठ साहूकार वाला कार्य कर रहा है या जो बढ़िया वाला दुकान जो होता है ना वो चला रहा था, सेठ साहूकार कहलाता था। ठीक है, तो काम के आधार पर आधारित वर्ण व्यवस्था जाति कहलाती है। प्राचीन काल में जातियों की संख्या 4 थी। प्राचीन काल में जातियों की संख्या, जाति की संख्या 4 थी। कौन कौन? ब्राह्मण,
क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। ब्राह्मण किसे कहते थे? जो पूजा पाठ करवाता था, जो तंत्र मंत्र जादू टोना जानता था, उसको जादू टोना तंत्र मंत्र पूजा पाठ, जो पूजा पाठ वगैरह ये सब करवाता था उसे क्या कहते थे? ब्राह्मण। क्षत्रिय क्या किसे कहते थे? जो युद्ध वगैरह में, युद्ध में शामिल होने वाले लोगों को। पहले क्या होता था? हर घर से एक सैनिक होता था, हर घर से एक सिपाही लड़ने वाला, ठीक है? तो उसे कहते थे क्षत्रिय। अधिकतर घर से, सब घर से नहीं कर सकते, अधिकतर घर से। वैश्य किसको कहते हैं? जो काम वगैरह करता है ना, जैसे सेठ साहूकार हो गया, ठीक है, या फिर बढ़ई लोहार हो गया, उसको कहते हैं काम करने वाला, साधारण सा कार्य, जैसे सेठ साहूकार। ठीक। शूद्र कहने का मतलब हो गया जो नाली वगैरह साफ अभी जो करता है ना, उसको कहते थे शूद्र। नाली या सड़क, सड़क साफ करने वाला। तो ब्राह्मण का जब उत्पत्ति हुआ है ब्रह्मा भगवान के मुख से, ठीक है, ब्रह्मा भगवान के मुख से। और शूद्र का हुआ है पैर से, ब्रह्मा भगवान के पैर से, और क्षत्रिय का बाजू से, ठीक है। तो हम बता दिए कि जाति किसे कहते हैं? काम के आधार पर आधारित वर्ण व्यवस्था क्या कहलाएगी? जाति। प्राचीन काल में जातियों की संख्या 4 थी, इस तरह से बता दिए, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ठीक है। और उसके बाद आता है कि जाति तो बता दिए। अब अभी का बात किया जाए तो भारत में जातिगत असमानताएं अभी भी जारी है। जातिगत असमानताएं कहने का अर्थ का देखिए 6-7 पॉइंट लगातार से लिखने का पसंद पाएंगे। जातिवाद, परिवारवाद, क्षेत्रवाद, धर्मनिरपेक्ष, सामाजिक विभाजन, भ्रूण हत्या, लैंगिक असमानता, जाति और नस्ल, चलिए इतना देखो। देखो पहले तो हम पढ़िए जाति, ये प्राचीन काल की बात हुई, ना कि वर्तमान की। अब यहाँ जो होगी वर्तमान की होगी, ठीक है। नारीवाद की लिख लो, नारीवाद, महिला के विषय में
केवल उपयोग करने के उपाय। देखो पहले जातिवाद। जातिवाद किसे कहते हैं? किसी भी क्षेत्र में, किसी भी एरिया में, समुदाय में जाति के आधार पर भेदभाव होगा। भेदभाव, इस दो जाति के लोग हैं उसके बीच जो भेदभाव अगर उत्पन्न होने लगे तो वही कहलाएगा जातिवाद। इसका सटीक परिभाषा क्या देंगे? किसी भी समुदाय के लोगों के द्वारा, किसी एक जाति के द्वारा, किसी भी समुदाय की एक जाति के द्वारा दूसरे जाति से भेदभाव उत्पन्न करना, या अपने जाति के लोगों को ज्यादा महत्व देना और दूसरे जाति के लोगों को कम महत्व देना, क्या कहलाएगा? जातिवाद, भेदभाव। तो अपने जाति के लोगों को, अपने जाति के लोगों को महत्व देना और दूसरे जाति के लोगों को महत्व न देना, ठीक है, या भेदभाव करना, क्या कहलाएगा? जातिवाद। ठीक है, ठीक उसी तरह इसका भी परिभाषा देंगे, क्षेत्रवाद, जातिवाद, धर्मनिरपेक्ष। तो क्षेत्रवाद क्या कहलाता था कि अपने क्षेत्र के लोगों को ही, जैसे चुनाव हो रहा है तो अपने क्षेत्र के लोगों को ही टिकट दिलाकर चुनाव जिताने का प्रयास करना। जैसे मेरे एरिया से कोई चुनाव लड़ रहा है, ठीक है, जैसे हम प्रधानमंत्री हैं और मेरे एरिया से कोई चुनाव लड़ेगा तो हम वैसे आदमी को भी खड़ा कर देंगे जो हार सकता है। कहीं से अगर दूसरा जगह से खड़ा करेंगे तो वो हार सकता है, लेकिन मेरे चेहरे पे वो जीत सकता है। ठीक है, तो वही कहलाएगा क्षेत्रवाद कि मेरा एरिया है, यहाँ सारा सपोर्टर मेरा है, किसी को भी खड़ा कर देंगे तो वो जीत जाएगा। तो वही कहलाता है क्षेत्रवाद। क्षेत्रवाद में होता क्या है कि अपने क्षेत्र के लोगों को ज्यादा महत्व देना, ठीक, और दूसरे क्षेत्र के लोगों को कम महत्व देना। और इसका राजनीति में प्रभाव भी आ जाता है क्या कि कोई दूसरा कमजोर आदमी भी है, मतलब कि नेता, तो वो भी चुनाव जीत जा सकता है। कहाँ से? जिसको बोलते हैं गढ़। जैसे कि ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल से चुनाव लड़ती है, ठीक है, वहाँ खुद न लड़कर अपने चेहरे पे, अपने बल पे खड़ा कर देगी किसी और को भी, तो वो भी चुनाव जीत जाएगा। तो वही कहलाता है क्षेत्रवाद। तो अपने क्षेत्र के लोगों, अगर वो चुनाव जीतेगी तो अपने क्षेत्र के लोगों को ज्यादा महत्व देगी, तो वो तो उसका अधिकार है कि वहां से वो चुनाव जीते तो वहां देगी, वो नहीं क्षेत्रवाद कहलाएगा। जैसे ये मेरा एरिया है, ठीक है, यहाँ के लोगों को हम ज्यादा महत्व देंगे और दूसरे जगह के लोगों को कम महत्व देंगे, तो वो भी तो क्षेत्र भेदभाव हुआ, तो वही कहलाएगा क्षेत्रवाद। अब आती है बात परिवारवाद। तो परिवारवाद में होता क्या? सत्ता का परिवर्तन एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में, सत्ता का परिवर्तन एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में करना परिवारवाद कहलाता है। यानी कहने का अर्थ हुआ, जैसे बिहार का एग्जाम्पल ले लें, बिहार के मुख्यमंत्री पहले नीतीश कुमार थे, बहुत पहले, ठीक है, अब वो अपना परिवार को ही राजनीति में ढकेले जा रहे हैं, ठीक है, और दूसरे नेता लोगों को जो उनके साथ रहे पहले से भी, उनको टिकट ना दे रहे हैं, ना कोई पोस्ट दे रहे हैं, तो वो क्या कहलाएगा? परिवारवाद। यानी कि अपने ही परिवार के लोगों को टिकट दिलाकर चुनाव जिताने का प्रयास करना परिवारवाद कहलाएगा। या सत्ता का परिवर्तन एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में करना, क्या कहलाएगा? परिवारवाद। सत्ता का परिवर्तन एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में करना क्या कहलाएगा? परिवारवाद। जातिवाद हो गया, परिवारवाद हो गया, क्षेत्रवाद हो गया। धर्मनिरपेक्ष, धर्म के बीच निरपेक्ष, यानी कोई तुलना नहीं, सब बराबर। तो धर्मनिरपेक्ष का अर्थ होता है कि किसी भी धर्म के लोगों के बीच भेदभाव न करना, सारे धर्म के लोगों को बराबर महत्व देना, भेदभाव न करना, बराबर महत्व देना। धर्मों के बीच या कितना, दो या दो से अधिक धर्मों के बीच कोई भेदभाव नहीं। तो भारत एक ऐसा देश है जहाँ सभी धर्म के लोग रहते हैं, इनके बीच ना तो कोई भेदभाव है ना ही कोई द्वेष है, ठीक है, तो उसे क्या कहते हैं? धर्मनिरपेक्ष। भारत एक कैसा देश है? धर्मनिरपेक्ष देश है। नारीवाद, ठीक है, तो नारीवाद करने का अर्थ हुआ कि नारी, जैसे कोई अथी देखता है, बनता लोगों जो नारी सशक्तिकरण जिसको कह सकते हैं,
तो नारी को एकजुट करने के लिए सशक्तिकरण यानी कोई कमेटी बनती है, ठीक, वही कहलाता है नारीवाद। नारीवाद में क्या होता है, सभी स्त्री को एक समान बांध के रखा जाता है, पुरुष से भी भेदभाव नहीं किया जाता, बराबर पुरुष के बराबर माना जाता है, वही कहलाता है नारीवाद। समाज में लैंगिक आधार पर भेदभाव नहीं, इन सब बराबर है, और नारी का सपोर्ट करने वाला भी नारीवादी कहलाएंगे, ठीक है। तो नारीवाद हो गया। अब आती है बात सामाजिक विभाजन की। सामाजिक विभाजन, हाँ देखो सर, ये उससे पहले देखो भ्रूण हत्या। तो भ्रूण मतलब होता है बच्चा, भ्रूण मतलब बच्चा, भ्रूण मतलब बच्चा, हत्या मतलब मार देना, यानी कि बच्चा को मार देना। तो इसमें होता क्या, इसका कंडीशन क्या है वो जानेंगे हम। तो भ्रूण हत्या का अर्थ था बच्चा को मार देना। तो एक मिनट रुक जाओ, पानी पी। चलो देखो क्या बता रहे थे, भ्रूण हत्या। भ्रूण का अर्थ होता है बच्चा, हत्या का अर्थ मार देना या मरवा देना, ठीक है। इसमें होता क्या है, जैसे कोई स्त्री के गर्भ में बच्चा पल रहा है, ठीक है, और उसे लिंग की जांच कराकर या किसी भी तरह से कर सकते हैं कि मान या गलती से मर जाए तो वो भ्रूण हत्या कहलाता है। लेकिन आजकल का जो कंडीशन है उससे हम बता रहे हैं कि आजकल लिंग की जांच करा लिया जाता है बच्चा का, या बच्चा है या बच्ची है, और उसके बाद उसे हत्या करवा दिया जाता है अगर ना पसंद हो तो वही कहलाता है भ्रूण हत्या। इसका परिभाषा कैसे लिखेंगे, तो किसी स्त्री के गर्भ में पल रहे बच्चों के लिंग की जांच कराकर गर्भ में ही हत्या कर देना या करवा देना क्या कहलाएगा, भ्रूण हत्या। गर्भ में ही हत्या कर देना या करवा देना क्या कहलाएगा, भ्रूण हत्या। किसी स्त्री के गर्भ में पल रहे बच्चों को लिंग की जांच कराकर उसे गर्भ में ही हत्या कर देना या करवा देना क्या कहलाएगा, भ्रूण हत्या। लिंग की जांच, तो उसको मिटाओ। नारीवाद बता दिए हैं। नारीवाद स्त्री पुरुष को सब बराबर मानने वाला, धर्मनिरपेक्ष, सभी धर्म के लोगों को बराबर अधिकार में महत्व देने वाला। शॉर्टकट बता रहे, बाकी हम बता दिए पूरा। क्षेत्रवाद बता दिए हैं, परिवारवाद बता दिए, जातिवाद बता दिए हैं। तो भ्रूण हत्या किसी भी स्त्री के गर्भ में पल बच्चों के लिंग की जांच कराकर गर्भ में हत्या कर देना या करवा देना भ्रूण हत्या कहलाता है। अब है लैंगिक असमानताएं। लैंगिक असमानताएं, लैंगिक असमानताएं क्या होता है, लैंगिक मतलब लिंग, लिंग, असमानताएं मतलब अंतर, ठीक, या बीच का जो अंतर है दोनों के बीच। लिंग कौन कौन होता है, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग। अभी दोनों के बीच अंतर बोल रहा है कि क्या होता है, तो स्त्री समाज में स्त्री और पुरुषों के बीच लिंग के आधार पर भेदभाव करना लैंगिक असमानताएं कहलाएगा। समाज में स्त्री और पुरुषों के बीच लिंग के आधार पर, लिंग के ही आधार पर होगा स्त्री और पुरुष, तो लिंग के आधार पर ही भेदभाव करना या स्त्री और पुरुषों के बीच भेदभाव करना लैंगिक असमानताएं कहलाएगा। स्त्री और पुरुषों के बीच समाज में भेदभाव उत्पन्न करना लैंगिक असमानताएं कहलाएगा। अब देखो अगला पॉइंट आता है जाति और नस्ल। जाति का संबंध पूरे जाति से होता है, जबकि नस्ल का संबंध पूरे प्रजाति से होता है। जाति कहेंगे कि एक जाति